तो तीसरी केंद्रीय समस्या देखते हैं। देखो, हमें ये पता चल गया क्या बनाना है, हमें ये पता चल गया कैसे बनाना है, लेकिन मुझे तीसरी समस्या का जवाब अभी तक नहीं मिला कि मैं किसके लिए बनाऊं। क्वेश्चन ये है कि किसके लिए बनाया जाए। तो उसमें हमें ध्यान रखना है, हम केवल उसी व्यक्ति के लिए बनाते हैं जो हमें ऊंची से ऊंची कीमत देने को तैयार हो। सोचकर देखो, मुझे कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं ये पता चल गया, ठीक है। कैसे पढ़ाने हैं मतलब टीवी स्क्रीन पर पढ़ाने हैं, बोर्ड पर पढ़ाने हैं, रजिस्टर में डायरेक्ट पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है ये भी पता चल गया, लेकिन किन को पढ़ाना है ये नहीं पता चला। अब सोचो, उन्हीं को तो पढ़ाना है जो मुझे अच्छी से अच्छी फीस देने के लिए तैयार होंगे। अच्छी से अच्छी का मतलब है जितनी भी मैक्सिमम जो फीस देने के लिए तैयार होगा, मेरा इंटरेस्ट उसी में रहेगा पढ़ाने को, क्योंकि मैं एक प्राइवेट फर्म हूं, ठीक है। वो बात अलग है, अगर ये फर्म गवर्नमेंट फर्म होती तो मेरा इंटरेस्ट उन बच्चों को पढ़ाने में नहीं होता जो ज्यादा से ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार है। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाने में होता। कौन कितनी फीस दे रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक व्यक्ति या एक उत्पादक उसी के लिए उत्पादन करता है, उसी व्यक्ति के लिए वस्तुएं बनाता है जिससे उसे सबसे ज्यादा क्या मिलता हो, लाभ। और लाभ, मान लो दो बंदे थे ए और बी, तुम्हारे पास एक कॉपी थी, रजिस्टर वगैरह जो भी हो, रजिस्टर वगैरह, ठीक है। ए तुम्हें इस रजिस्टर की 30 रुपए कीमत देने के लिए तैयार है और बी तुम्हें इस रजिस्टर की 40 रुपए की कीमत देने के लिए तैयार है। तुम किसको बेचना पसंद करोगे, इसको या इसको? सीधी सी बात है भाई, तुम एक उत्पादक हो और अपने लाभ को ज्यादा करने के लिए तुम किसके साथ जाना पसंद करोगे, बी के साथ। तुम बी के लिए ही उत्पादन करोगे क्योंकि बी को बेचने पर तुम्हें सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा 40 रुपए का, जबकि इसको बेचने पर सिर्फ कितने का लाभ मिलेगा, 30 रुपए का। अब किससे कितना लाभ मिलता है वो डिपेंड करता है उस व्यक्ति की आय पर, भाई इनकम पर। हो सकता है इसकी आय कम रही हो सकता है इसकी आय बहुत ज्यादा हो, ये कमाता हो 10 लाख रुपए एक महीने में और ये कमाता हो 10,000 रुपए एक महीने में, है ना। तो जब इसकी इनकम ज्यादा है तो ये ज्यादा खर्च करता है, इसकी इनकम कम है इसलिए कम खर्च करता है। तो कुल मिलाकर देखना ये कौन कितना पे कर सकता है, कौन कितना खर्च कर सकता है, ये डिपेंड करता है उसकी आय पर, है ना। कौन कितना खर्च कर रहा है, कौन कितना बाजार में पैसा उड़ा रहा है, ये किस पर निर्भर करता है, उस व्यक्ति की आय पर। कहने का मतलब ये कि किसकी आय ज्यादा होती है और किसकी आय कम होती है ये देखना है अब हमें। तो किसके लिए उत्पादन करना है, तो कैसी समस्या है, आय से संबंधित समस्या है कि किसी की आय ज्यादा है और किसी की आय कम है। तो फिलहाल तुम्हें तीसरी समस्या लिखनी है, लिखो कैपिटल सी। किसके लिए उत्पादन, किसके लिए उत्पादन करे, क्वेश्चन मार्क लगा देना। अब लिखो इसके आगे। तो मेनली जब हम किसके लिए उत्पादन करते हैं तो ये कैसी समस्या है, ये एक ऐसी समस्या है जिसका संबंध किससे है, आय से। मान लो अगर मैं एक गरीब इंसान हूं, मेरी आय है ही नहीं, तो क्या मैं कुछ कीमत देने के लिए तैयार होऊंगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ खरीद ही नहीं पाऊंगा। जब मेरी जेब में पैसा ही नहीं है तो क्या मैं कुछ खरीद सकता हूं, कुछ भी नहीं खरीद पाऊंगा, ठीक है। तो आय होना बहुत जरूरी है। तो एक व्यक्ति उसी के लिए उत्पादन करता है जो तुम्हें क्या देने के लिए तैयार होता है, ज्यादा से ज्यादा कीमत। और कीमत किस पर डिपेंड करती है, उस व्यक्ति की आय पर, ठीक है। अब तुमने तो कह दिया 100 रुपए की पढ़ाओगे, तुमने तो कह दिया चलो 1,000 रुपए का सब्जेक्ट पढ़ाओगे, लेकिन मुझे भी तो देखना है कि मेरी आय है या नहीं, कि मैं 1,000 रुपए का पढ़ सकता हूं या नहीं पढ़ सकता हूं। अगर मेरी आय इतनी नहीं होगी तो मैं कैसे पढ़ लूंगा, ठीक है, फीस कैसे पे कर पाऊंगा, पे ही नहीं कर सकता। तो डिपेंड करता है हर व्यक्ति की आय पर। क्लियर। अब लिखो, यह समस्या आय के बंटवारे से संबंधित है, यह समस्या आय के बंटवारे से, बोर्ड पे लिखा हुआ है बंटवारा, आय के बंटवारे से संबंधित है।
यह समस्या आय के बंटवारे से संबंधित है। किसी अर्थव्यवस्था में आय का बंटवारा, बताओ अगर मैं तुमसे पूछूं पूरे देश में आय का जो बंटवारा होता है क्या वो समान रूप से होता है? सोचकर देखो, एक हॉस्पिटल में एक व्यक्ति है जो सर्जेंट है, सर्जेंट समझते हो, जो सर्जरी करता है, ठीक है, वो एक ऑपरेशन के 2-3 लाख रुपए ले लेता है 1 घंटे के अंदर अंदर। और उसी हॉस्पिटल में एक वॉचमैन है जो हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहता है और वो सारे दिन के मुश्किल से 1000 रुपए लेता है। क्या उसको भी 1 घंटे के 2-3 लाख रुपए मिलने चाहिए जो सर्जेंट को मिल रहे हैं? क्या ये बंटवारा समान रूप से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सोचो अब, अगर दोनों को 1-2 लाख रुपए दे दिए जाएं, मतलब एक सर्जरी करने वाले डॉक्टर को भी 1-2 लाख रुपए दे दिए जाएं और वॉचमैन को भी 1-2 लाख रुपए दे दिए जाएं, तो ये बंटवारा समान तो है। मैं मानता हूं ये बंटवारा समान रूप से किया गया है, आय का बंटवारा समान रूप से किया गया है, लेकिन क्या ये बंटवारा न्याय संगत है? बिल्कुल भी नहीं। कहां पर वो एक डॉक्टर सर्जेंट है, इतनी मेहनत करने के बाद वो डॉक्टर बना है और सर्जरी कर रहा है, इतना मुश्किल काम है, उसको भी 1 लाख रुपए मिल रहे, और वॉचमैन है उसको भी 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। समान तो बंटवारा है, लेकिन ये बंटवारा न्यायपूर्वक बिल्कुल भी नहीं है। तो हम ये नहीं कह रहे कि समान हो, लेकिन बंटवारा कैसा होना चाहिए? न्यायपूर्वक। तो समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और अगर हम प्रैक्टिकली सोचे, मतलब अपने वास्तविक जीवन में सोचे, तो बंटवारा कभी भी समान नहीं होता है। अगर समान बंटवारा होता तो कोई व्यक्ति अमीर नहीं होता और कोई व्यक्ति गरीब नहीं होता। तो लिखो, यह समस्या आय के बंटवारे से संबंधित है। किसी अर्थव्यवस्था में आय का बंटवारा किसी अर्थव्यवस्था में आय का बंटवारा समान रूप से, बोर्ड पे लिखा हुआ है समान रूप से ना होकर, बोर्ड पे लिखा हुआ है समान रूप से ना होकर, समान रूप से ना होकर असमान रूप से होता है। समान रूप से ना होकर असमान रूप से होता है। हमेशा बंटवारा कैसा होता है? असमान, किसी को कम तो किसी को ज्यादा, और होना भी चाहिए, है ना? तभी तो महत्व का पता चलता है कि एक डॉक्टर की वैल्यू क्या है, एक वॉचमैन की वैल्यू क्या है, एक टीचर की वैल्यू क्या है, एक डाकिये की वैल्यू क्या है ना? अगर सभी को 10-10 लाख रुपए या सभी को 1000-1000 रुपए मिलने लगे तो कौन इतनी पढ़ाई और कौन इतनी मेहनत करेगा? एक इंजीनियर को भी 1 लाख रुपए मिल रहे हैं और एक वर्कर कर्मचारी को भी 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो क्या ये समान रूप, ये बंटवारा न्यायपूर्वक है? बिल्कुल भी नहीं। बंटवारा समान रूप से ना होकर असमान रूप से होता है। हमेशा बंटवारा कैसा होता है? असमान, मतलब किसी की आय कम होती है तो किसी की आय ज्यादा होती है, असमान रूप से होता है। बंटवारा जैसा भी हो, बंटवारा जैसा भी हो, परंतु बंटवारा जैसा भी हो परंतु न्याय संगत होना चाहिए। मैं बोर्ड पे लिख देता हूं न्याय संगत। बंटवारा जैसा भी हो परंतु न्याय संगत होना चाहिए। बोर्ड पे लिखा हुआ है न्याय संगत। न्याय संगत मतलब किसी के साथ अन्याय ना हो, उसको उसके मेहनत के अनुसार उसकी मजदूरी मिले। एक डॉक्टर को डॉक्टर की मेहनत के अनुसार उसको आय मिले, ना तो किसी को कम ना ही किसी को ज्यादा, परंतु न्याय संगत होना चाहिए। आय का असमान बंटवारा, आय का असमान बंटवारा, बोर्ड पे लिखा हुआ है असमान। आय का असमान बंटवारा उच्च बचत और निवेश, बोर्ड पे लिखा हुआ है उच्च बचत और निवेश। इनके बारे में मैं अभी बताता हूं, पहले नोट करो।
उच्च बचत और निवेश तथा समृद्धि तथा इस प्रकार समृद्धि को बढ़ाने में आय का असमान बंटवारा, उच्च बचत और निवेश तथा इस प्रकार समृद्धि को बढ़ाने में, समृद्धि में लिख देता हूं बोर्ड पे, समृद्धि को बढ़ाने में मदद करता है, समृद्धि को बढ़ाने में मदद करता है। उच्च बचत और निवेश तथा इस प्रकार समृद्धि को बढ़ाने में मदद करता है, मदद करता है। अब देखो कैसे, अगर तुम्हें मालूम है आय का बंटवारा कैसा हो रहा है, असमान, मतलब किसी को आय ज्यादा मिल रही है और किसी को आय कम मिल रही है, लेकिन इन लोगों को आय इनकी मेहनत के अनुसार ही दी जा रही है। कम या ज्यादा कहने का मतलब ये नहीं है कि गलत सलत दी जा रही है, इन लोगों को इनकी आय इनकी मेहनत के अनुसार दी जा रही है। अब सोचो, अगर किसी की आय बहुत ज्यादा है, मतलब किसी को अंधाधुंध आय मिल रही है, जैसे कि एक डॉक्टर 1 घंटे में कम से कम 3-4 लाख रुपए ले लेता है सर्जरी के, ऑपरेशन करने के 1 घंटे के अंदर 1.5-2 लाख रुपए, 3-4 लाख रुपए उसके हाथ में आ जाते हैं, जो कि अच्छी खासी आय होती है 1 घंटे में। तो मुझे बताओ, जितनी ज्यादा उसकी आय होगी उतनी ज्यादा वो क्या करेगा, बचत करेगा, भाई पैसा बचाएगा। बचत का मतलब तुम्हें समझ में आता होगा पहले से, 11th क्लास के अंदर इसका मतलब पता होना चाहिए तुम्हें, फिर भी बता देता हूं। कई बार क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति की आय 1000 रुपए होती है तो वो 1000 के 1000 खर्च नहीं करता, 800 रुपए खर्च करे और 200 रुपए बचा के रख दिए। मतलब अपनी आय का एक हिस्सा हम क्या करते हैं, बचा कर रखते हैं, या तो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, या अपने आने वाले खर्चों के लिए, या फिर जो भी हमने सोच रखा होता है उसके लिए। कुल मिलाकर हम कुछ हिस्सा खर्च नहीं करते, बचा कर रखते हैं, वही चीज क्या कहलाती है, बचत। और जितना भी पैसा बचा कर रखते हैं उस पैसे को कहां पर रखते हैं, या तो बैंक वगैरह में रखेंगे, क्योंकि बैंक में रखेंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो ये पैसा बैंकों में जमा करना एक तरीके से क्या कहलाता है, निवेश। वैसे तो निवेश की डेफिनेशन अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो काफी डेवलप्ड होती है, उस डेफिनेशन को रहने दो। तो इनकम का एक पार्ट हम बचा कर रखते हैं, उसे कहते हैं बचत। तो मुझे बताओ, अगर किसी की आय ही नहीं है तो क्या वो कुछ बचाएगा। मान लो एक बंदा है जो एक दिन में 300 या 200 रुपए कमाता है, बस मुश्किल से, कोई मजदूर है एक दिन में 200-300 रुपए कमाता है बड़ी मुश्किल से, क्या वो बचाएगा, बिल्कुल भी नहीं भाई। इतना तो वो रोज का खाना पीना कर लेता होगा, भाई वाइफ है, बच्चे हैं, और भी खर्चे, ठीक है, तो उनकी कहाँ की बचत होगी। तो जितनी ज्यादा आय होती है उतनी ज्यादा हम क्या करते हैं, बचत। और अगर आय ही नहीं है तो बचत कहां से करेंगे, पता चले भूखे रह गए और बचत कर रहे हैं, पता चले अगले दिन मर ही गया और 300 रुपए कोई और लेकर भाग गया, तो ऐसे बचत करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बचत तभी करना ठीक रहता है जब हमारी आय क्या होगी, अच्छी खासी। तो अगर आय कम या ज्यादा होती है तो बचत करने के, निवेश करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और देश के लिए अच्छा है ये, ठीक है। तो अब इसी समस्या से संबंधित कुछ बातें लिखेंगे, लेकिन नोट में। तो मुझे बताओ, किसी को आय कम मिल रही है, किसी को आय ज्यादा मिल रही है, इस तरह से पूरे देश में आय का बंटवारा समान रूप से हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आय का बंटवारा कैसा हो रहा है, असमान रूप से। किसी को आय ज्यादा तो वो अमीर, किसी को आय कम तो वो गरीब। जैसे कि मुझे आय कम मिल रही है मतलब मैं गरीब हूं, तुम लोगों को आय ज्यादा मिलेगी तो तुम क्या हो जाओगे, अमीर। मुझे 10,000 रुपए मिलते हैं एक महीने के, तुम्हें 10 लाख रुपए मिलते हैं एक दिन के, तो सोचो तुम कितने ज्यादा अमीर हो, ठीक है। तो पूरा जो समाज होता है दो वर्ग में बट जाता है, एक अमीर वर्ग तो एक गरीब वर्ग। तो लिखो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट, लिखो इस प्रकार समाज में दो वर्ग उत्पन्न हो जाते हैं, इस प्रकार समाज में दो वर्ग उत्पन्न हो जाते हैं, दो वर्ग उत्पन्न हो जाते हैं।
अमीर वर्ग तथा निर्धन वर्ग। अमीर तो तुम लोग समझते हो ना, निर्धन मतलब मेरे जैसे, अमीर मतलब तुम्हारे जैसे। अमीर वर्ग तथा निर्धन वर्ग, ठीक है। तो दो पहलू बन जाते हैं, अमीर और गरीब। और अगर किसी उत्पादक से पूछा जाए, हम उससे पूछते हैं बताओ किसके लिए माल बनाओगे, गरीबों के लिए या अमीरों के लिए, उसका छूटते जवाब होगा अमीरों के लिए। क्योंकि वो जानता है, क्योंकि एक उत्पादक जानता है उसको उसकी वस्तु की सबसे अच्छी कीमत कौन दे सकते हैं, अमीर वर्ग। क्या निर्धन वर्ग दे पाएगा? नहीं। लेकिन अगर हम किसी सरकारी उद्योग से पूछे कि तुम किसके लिए काम करना पसंद करोगे, तो उनका जवाब होगा निर्धन वर्ग के लिए। क्योंकि स्थिति सुधारने की जरूरत और सबसे पहली स्टार्टिंग कहां से होती है? निर्धन वर्ग से। अगर एक समाज में निर्धन वर्ग को खत्म कर दिया जाए तो देश की तरक्की सही मायने में तभी होगी जब उस देश में एक भी व्यक्ति कैसा नहीं रहेगा? निर्धन। ठीक है, लेकिन हम सरकारी उद्योग की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर बात कर रहे हैं निजी उद्योग की, प्राइवेट फर्म की। तो वो हमेशा उसी व्यक्ति के लिए काम करते हैं जो उसको उस वस्तु की सबसे ज्यादा कीमत दे सकता है, जैसे कि अमीर वर्ग। तो सेकंड पॉइंट में लिखना है इस समस्या का हल। लिखो, उत्पादन उस व्यक्ति के लिए किया जाता है, उत्पादन उस व्यक्ति के लिए किया जाता है, उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो उस वस्तु की अधिक कीमत देने के लिए, जो उस वस्तु की अधिक कीमत देने के लिए सक्षम होता है, जो उस वस्तु की अधिक कीमत देने के लिए सक्षम होता है। बोर्ड पे लिखा हुआ है सक्षम, मतलब देने में समर्थ हो। ठीक है, मतलब अधिक कीमत दे सके, जैसे कि तुम लोग अधिक कीमत देने के लिए सक्षम होता है। इस प्रकार तो बताओ, अगर हर कंपनी, हर उद्योग, हर कारखाना, हर तरह का बिजनेस सिर्फ अमीर के लिए काम करेगा तो निर्धन वर्ग का क्या होगा? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना यहाँ पर। आखिर निर्धन वर्ग के साथ क्या किया जाएगा? क्या उनकी जीवन की गुणवत्ता में फर्क आएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या हर तरह की सुविधा उन्हें मिल पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। भाई गरीब मेरे जैसे ही गरीब रह जाएंगे जिंदगी भर के लिए। हमेशा किन का गुजारा चलेगा, किन के जीवन में फर्क आएगा? अमीर वर्ग के। निर्धन तो और बेकार होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी के अंदर लिखना, इस प्रकार समाज के निर्धन वर्ग की, इस प्रकार समाज के निर्धन वर्ग की, बोर्ड पे लिखा हुआ है निर्धन वर्ग, निर्धन वर्ग की अवहेलना हो जाती है। बोर्ड पे लिखा हुआ है अवहेलना, मैं भी इसका मतलब समझाता हूं, पहले लिख लो। अवहेलना हो जाती है। इस प्रकार समाज के निर्धन वर्ग की अवहेलना हो जाती है। अवहेलना का मतलब ये होता है एक देश के अंदर निर्धन लोगों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है, उनका जीवन और बद से बदतर होता चला जाता है और एक समय आता है फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, उनके जीवन में कोई सुधार ही नहीं आ रहा है। ठीक है, किसान गरीब पे गरीब होता चला जा रहा है तमाम। इस प्रकार समाज के निर्धन वर्ग की अवहेलना हो जाती है। तो अवहेलना का मतलब होता है जिस पर हम बिल्कुल भी ध्यान दे ही नहीं रहे। ठीक है, उनका जीवन और बेकार होता जा रहा है, उनकी आलोचना हो रही है, अवहेलना हो जाती है, और जिसके कारण एक आर्थिक विभाजन की समस्या, जिसके कारण एक आर्थिक विभाजन, बोर्ड पे मैं लिख देता हूं आर्थिक विभाजन, जिसके कारण एक आर्थिक विभाजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आर्थिक विभाजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आर्थिक विभाजन का मतलब होता है आर्थिक रूप से अलग। अमीरों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है और गरीबों की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, जेब में पैसे नहीं है। ठीक है,
तो उनकी आर्थिक स्थिति और बुरी होती जा रही है। पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, ठीक है, काम करने के लिए रोजगार नहीं है, तो बेकार है जिंदगी, मर जाना चाहिए ऐसे तो इसी के आधार पर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन लिखवाता हूं। तो मैंने क्या बताया था, ज्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े उद्योग होते हैं, निजी उद्योग, सरकारी नहीं। सरकारी तो हमेशा कोशिश करती है निर्धनों का भला हो, जैसे कि सरकारी अस्पताल देखे होंगे, है ना, गरीबों के लिए होता है। सरकारी विद्यालय देखे होंगे, गरीबों के लिए होता है, कितनी कम फीस होती है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में क्या इतनी कम फीस होती है? नहीं। प्राइवेट स्कूलों का उद्देश्य होता है पैसा कमाना, जबकि सरकारी विद्यालयों का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता। सरकारी स्कूल इसलिए खोले जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिले? शिक्षा मिले। लेकिन प्राइवेट स्कूल का भी ऑब्जेक्टिव यही होता है, शिक्षा मिले, लेकिन उनका दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि पैसा कमाया जाए, और यही कारण है उनकी फीस बड़ी हाई फाई होती है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं निजी फर्म्स की, ना कि गवर्नमेंट फर्म्स की। जैसे कि एक क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, तुमने देखा होगा जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनी होती है। मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब क्या होता है भाई? एमएनसी कंपनी का मतलब क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनी। ये ऐसी कंपनी होती है जो कई सारे देशों में होती हैं। मल्टीनेशनल का मतलब यही है, मान लो एक कंपनी की बात कर रहे हैं तो उस कंपनी की ब्रांच इंडिया में भी है, ब्राजील में भी है, चाइना में भी है, रशिया में भी है। इस कंपनी को कहा जाएगा मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल मतलब एक से ज्यादा नेशन में वो स्थित है। तो ये कंपनी क्या करती है, इन कंपनी के द्वारा बनाए गए जो वस्तुएं होती हैं, इन कंपनी के द्वारा बनाई गई जो सेवाएं होती हैं, वो अच्छी तो होती हैं, जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन बहुत महंगी भी होती हैं। तो क्या इनका फायदा निर्धन वर्ग को हो पाएगा? क्या वो इतनी महंगी महंगी वस्तुओं की कीमत प्रदान कर पाएंगी? नहीं। निर्धन वर्ग इनका लाभ नहीं उठा पाते हैं, और ना ही मल्टीनेशनल कंपनी निर्धन लोगों के लिए काम करेगी, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज प्राइवेट कंपनीज, ठीक है, और सिर्फ किसके लिए काम करेगी? पैसा कमाने के लिए। और उन्हें पैसा कहां से मिलेगा? रिच, अमीर वर्ग से, ना कि निर्धन वर्ग से। तो ऐसी कंपनी बहुत सारी होती है जो केवल किनको प्रोत्साहित करती है? अमीर वर्ग को, ना कि निर्धन वर्ग को। तो एक क्वेश्चन लिखो मेरी तरफ से, लिखो, भारत में बहुराष्ट्रीय निगम, बोर्ड पे लिखा हुआ है बहुराष्ट्रीय, भारत में बहुराष्ट्रीय निगम, ब्रैकेट में लिख लेना एमएनसी। भारत में बहुराष्ट्रीय निगम, एमएनसी लिख लेना, मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। भारत में बहुराष्ट्रीय निगम किसके लिए उत्पादन करते हैं? भारत में बहुराष्ट्रीय निगम किसके लिए उत्पादन करते हैं और क्यों? मतलब उनका उत्पादन किसके लिए होता है और क्यों? तो बताओ मुझे। जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, मल्टीनेशनल कंपनी, क्या गरीबों के लिए काम करती है? बिल्कुल भी नहीं भाई। कितने सारे देशों में उनकी ब्रांचें हैं, तो वो क्या गरीबों की स्थिति सुधार रही है? बिल्कुल भी नहीं। वो काम करती है अपना प्रोडक्ट बेचने का और पैसा कमाने का, और ये सारी चीजें किससे मिलेंगी उन्हें? अमीर वर्ग से, ना कि निर्धन वर्ग से। तो लिखो आंसर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। लिखो, बहुराष्ट्रीय निगम हमेशा, बहुराष्ट्रीय निगम हमेशा अपने लाभ पर किस चीज पर ध्यान देते हैं? वो बस अपने लाभ पर, प्रॉफिट पर, लाभ, बोर्ड पे लिखा हुआ है। बहुराष्ट्रीय निगम हमेशा अपने लाभ पर ध्यान देते हैं, अपने लाभ पर ध्यान देते हैं। इस प्रकार लाभ पर ध्यान देते हैं, इस प्रकार वह समाज के, इस प्रकार वह समाज के सिर्फ धनी वर्ग को, धनी मतलब अमीर वर्ग तुम्हारी तरह, इस प्रकार वह समाज के सिर्फ
धनी वर्ग को अपनी वस्तुएं धनी वर्ग को अपनी वस्तुएं और उत्पादन बेचते हैं। देखो, बेचने को तो वो गरीब वर्ग को भी बेच सकते हैं, लेकिन गरीबों से भी तो पूछो, क्या वो खरीद पाएंगे? नहीं, इसलिए नहीं बेच पाते। इस प्रकार वह समाज के सिर्फ धनी वर्ग को अपनी वस्तुएं और उत्पादन बेचते हैं, अपनी वस्तुएं और उत्पादन बेचते हैं, जिसके कारण धनी और निर्धन वर्ग की, तो बताओ, जो रहने उठने बैठने का तरीका है, किसके तरीके में परिवर्तन आएगा, धनी वर्ग के या निर्धन वर्ग के? धनी वर्ग के है ना भाई। अच्छी अच्छी क्वालिटी की उन्हें वस्तुएं मिलेंगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कपड़े मिलेंगे, अच्छे अच्छे तरह के रहने के लिए चीजें मिलेंगी, हमें यूज करने के लिए सामान मिलेगा मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा। लेकिन सिर्फ किसको? निर्धन वर्ग को, सॉरी, अमीर वर्ग को। निर्धन वर्ग तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, है ना। तो जीवन की गुणवत्ता में किसमें सुधार आता है? अमीर वर्ग की, ना कि निर्धन वर्ग की। निर्धन वर्ग के जीवन का आधार तो वैसा ही रहता है जैसा उसका चला आ रहा है, ना तो उसको कोई सुख सुविधा मिल पाती है और ना ही उसका जीवन बेहतर बनता है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि और बुरा हो जाता है। ठीक है। वस्तुएं और उत्पादन बेचते हैं, जिसके कारण धनी और निर्धन वर्ग की गुणवत्ता के बीच, मैं लिख देता हूं बोर्ड पे गुणवत्ता। गुणवत्ता का मतलब होता है क्वालिटी, जीवन जीने का तरीका। ठीक है, जीवन जीने का आधार, जिसके कारण धनी और निर्धन वर्ग की गुणवत्ता के बीच अंतर गुणवत्ता के बीच अंतर उत्पन्न होने लगता है। अंतर उत्पन्न होने लगता है मतलब अमीर वर्ग की स्थिति बहुत अच्छी बनती जा रही है, बहुत अच्छे ढंग से रह रहे हैं, यूज करने के लिए एसी है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित उनके पास मोबाइल फोन है, एक से एक पहनने के लिए कपड़े हैं, एक से एक रहने के लिए घर है। ठीक है, तो अमीर वर्ग की गुणवत्ता तो सुधर रही है, लेकिन निर्धन वर्ग की गुणवत्ता और बेकार होती जा रही है। तो इनकी गुणवत्ता में जो फर्क आ रहा है ना, यही कहलाता है आर्थिक विभाजन। किसी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और किसी की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। ऐसा तो तुम्हें अपने भारत में देखने को बहुत मिलता है। तुमने देखा हो, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो झुग्गी झोपड़ी वगैरह में रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितने बड़े बंगले वगैरह में रहते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं। ठीक है, तो यही कहलाता है आर्थिक विभाजन, कि किसी के पास रहने के लिए घर भी नहीं है और कोई कितने बड़े आलीशान महल में रह रहा है। ठीक है, जिसके कारण धनी और निर्धन वर्ग की गुणवत्ता के बीच अंतर उत्पन्न होने लगता है। अंतर उत्पन्न होने लगता है, जो समाज में जो समाज में आर्थिक विभाजन की समस्या को जो समाज में आर्थिक विभाजन की समस्या को आर्थिक विभाजन की समस्या को और बढ़ाता है। मतलब आर्थिक विभाजन और बढ़ता चला जाता है, कम होने की बजाय और बढ़ता है। अमीर की स्थिति और सुधरती जा रही है, गरीब की स्थिति और बेकार होती जा रही है, तो आर्थिक विभाजन खूब बढ़ रहा है। जो समाज में आर्थिक विभाजन की समस्या को और आर्थिक विभाजन की समस्या को और बढ़ाता है, समस्या को और बढ़ाता है। ठीक है, तो देखो, मैंने बताया था अर्थव्यवस्था, लेकिन मैंने अर्थव्यवस्था की परिभाषा तो बता दी थी, और मैंने ये भी बताया था दो तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं हमें पढ़नी है। तो अब हम आगे की अर्थव्यवस्थाएं देखेंगे, और तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं हमें पढ़नी है। तो तुम नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हो चैप्टर का, जिसका नाम है विभिन्न
अर्थव्यवस्थाएं। विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं। ठीक है, तो तीन तरह की पढ़ेंगे। फर्स्ट लिखो, बाजार अर्थव्यवस्था। नाम से ही पता चल रहा है, बाजार अर्थव्यवस्था। तो ये जो शब्द लगा हुआ है ना बाजार, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है इस अर्थव्यवस्था के लिए। तो देखो, बाजार अर्थव्यवस्था में अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम क्या बनाओगे, मतलब तुम कौन सी वस्तु बनाओगे, तो तुम तुरंत ये जवाब दोगे ना कि बाजार में क्या बिकता है वो मुझे बताओ। मैंने तुमसे कह दिया कि बाजार में इस वस्तु की मांग होती है, कोई वस्तु मैंने बताई होगी तुम्हें, उस वस्तु की मांग होती है। तुमने कहा बाजार में किस वस्तु की डिमांड है बताओ मुझे, तो मैंने तुरंत तुम्हें बता दिया कि बाजार में इस वस्तु की डिमांड है। तुमने कहा ठीक है, मैं यही बनाऊंगा। बाजार के अंदर मैं इसी चीज को क्या करूंगा, सप्लाई। सप्लाई का मतलब पूर्ति, हिंदी में पढ़ना है ना हमें। सप्लाई शब्द मैंने इसलिए इंग्लिश में बोला है, इंग्लिश में थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता है सप्लाई वर्ड, ठीक है। हिंदी में थोड़ा अजीब लग रहा है पूर्ति। खैर, अब सप्लाई शब्द को हटा दो। तुमसे मैंने पूछा क्या बनाओगे, तो तुमने तुरंत मुझसे पूछा बाजार में क्या बिकता है। आखिर बाजार में किस चीज की मांग होती है, मैं उसी चीज की पूर्ति करूंगा। जिस चीज की मार्केट में डिमांड चलती है, जिस चीज की बाजार में डिमांड होती है, मैं उसी चीज को क्या करूंगा, सप्लाई करूंगा। आखिर हर कोई ऐसी करेगा भाई, हर एक प्रोड्यूसर से पूछा जाए तो वो यही तो करेगा। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि मार्केट के अंदर बाजार में ब्लैक मार्कर की डिमांड है और रेड मार्कर बिल्कुल भी नहीं बिकता है, ध्यान से सुनना, ब्लैक मार्कर की ही डिमांड है बस, मतलब बाजार के अंदर सिर्फ किस चीज की मांग चल रही है, ब्लैक मार्कर की। रेड मार्कर बिल्कुल भी नहीं बिकता है। तो मुझे बताओ, क्या रेड मार्कर तुम प्रोड्यूस करना पसंद करोगे? क्या लाल कलर के मार्कर का उत्पादन करोगे क्या? बिल्कुल भी। मैं क्यों अपने संसाधन लाल मार्कर पे लगाऊंगा जब बाजार के अंदर ब्लैक मार्कर बिकता है? तो समझ रहे हो ना, इसका मतलब ये हुआ बाजार अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर सारे फैसले किसके अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, बाजार के अकॉर्डिंग। बाजार के अकॉर्डिंग मतलब बाजार के अंदर किस वस्तु की मांग है और बाजार के अंदर मैं उसी वस्तु की क्या करूंगा, पूर्ति। सारे फैसले किसके अंदर, किसके अनुसार लिए जाते हैं, बाजार के अनुसार। जिस वस्तु की मांग होगी उसी वस्तु की क्या की जाएगी, पूर्ति की जाएगी। जिस चीज की मार्केट में डिमांड रहेगी उसी चीज को तुम क्या करोगे, सप्लाई करोगे। अगर बाजार के अंदर लेनोवो के लैपटॉप्स ज्यादा बिकते हैं और एचपी के लैपटॉप्स नहीं बिकते हैं, तो बताओ कंपनी कौन सी ज्यादा रेफर करेंगे लोग, लेनोवो या एचपी? लेनोवो। और प्रोड्यूसर भी कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट ज्यादा लेकर आएगा, लेनोवो के। ठीक है, तो ध्यान रखना, सारे फैसले क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, तीनों फैसले किसके अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, बाजार के अकॉर्डिंग, मांग और पूर्ति के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी जो मैंने तीनों समस्याएं पढ़ाई है ना, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है, तीनों के फैसले किसके अनुसार लिए जाएंगे, बाजार के। ठीक है, बाजार मतलब मांग और पूर्ति के। ठीक है, तो अब लिखो बाजार अर्थव्यवस्था में। ध्यान रखना, बाजार अर्थव्यवस्था का मतलब यहां पर यह भी होता है सारे फैसले किसके अनुसार लिए जाते हैं, मांग और पूर्ति के अनुसार। यहां पर सरकार का बिल्कुल भी कोई रोल नहीं होता है। सरकार इसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगी कि ये बनाओ, ऐसे बनाओ, उनके लिए बनाओ, नहीं। सारे फैसले किसके अनुसार लिए जाते हैं, बाजार के अनुसार। ठीक है, और दूसरी चीज, यहां पर जो इनका उद्देश्य होता है वो सिर्फ किसको अर्जित करना होता है, लाभ को। समाज के कल्याण से इन्हें कोई मतलब नहीं होता। बाजार अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी उत्पादन क्रिया होती है सिर्फ किसके लिए होती है, लाभ कमाने के लिए। ठीक है, समाज का कल्याण इनसे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सरकार का कोई रोल नहीं होता है। इसलिए ये अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कहलाती है। स्वतंत्र मतलब सारे फैसले खुद से लेंगे, बाजार के अनुसार लेंगे, सरकार का कोई रोल नहीं होता।
तो लिखो, यह एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है। यह एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है। उत्पादक पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। मतलब सरकार उन पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं डाल सकती है। ठीक है। हाँ, अगर जरूरत पड़ने पर अगर जरूरत ऐसी पड़ती है कि स्थिति बिगड़ जाए तो सरकार कंट्रोल करने के लिए आ सकती है, लेकिन नॉर्मल केस में सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। सरकार किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करती है। उत्पादक पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। उत्पादक पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं कि उन्हें क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन करना है। कि उन्हें क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन करना है। मतलब तीनों तरह की समस्याओं का समाधान उन्हें खुद करना होता है स्वतंत्र रूप से और अपने तरीके से, कि वो कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए उत्पादन करेंगे और क्या उत्पादन करेंगे। सारे फैसले वो खुद लेते हैं, ना कि सरकार। कि उन्हें क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन करना है। और मेनली यहां पर यह फैसला किसके अनुसार लिया जाता है? बाजार के अनुसार। बाजार में जिस चीज की मांग होती है वो उसी चीज की पूर्ति करते हैं, और जिस चीज की मांग नहीं होती है वो उस चीज को बनाना बंद कर देते हैं। तो लिखो इसी के अंदर, इसमें फैसला, इसमें फैसला मांग और पूर्ति द्वारा लिया जाता है। बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसमें फैसला मांग और पूर्ति द्वारा लिया जाता है। मांग और पूर्ति द्वारा लिया जाता है। ठीक है। और कई बार एक नंबर में आया है कि बाजार अर्थव्यवस्था का उद्देश्य बताइए, तो मैंने बताया था इनका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है, लाभ कमाना। तो लिख लो इसी के अंदर, इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य, इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। लाभ को अधिकतम करना होता है। हाँ, अगली अर्थव्यवस्था देखते हैं जिसका नाम है केंद्रीय योजनाबद्ध। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो देखो, पहले वाली अर्थव्यवस्था पूरी तरह से निजी अर्थव्यवस्था होती है। निजी मतलब प्राइवेट। ठीक है। सारे फैसले हम खुद लेंगे, समझ रहे हो। और जो दूसरी अर्थव्यवस्था है ये पूरी तरह से सरकारी अर्थव्यवस्था होती है। सारे फैसले किसके अकॉर्डिंग लिए जाते हैं? सरकार द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है। जैसे कि तुम्हारा क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, इन तीनों समस्याओं का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? सरकार द्वारा। और इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। सरकार कभी भी लाभ कमाने के लिए नहीं काम करती। वो तो सिर्फ किस चीज के लिए काम करती है? कि किसी भी तरह से समाज का कल्याण होता रहे, बस। तो यहां पर जो उद्देश्य होता है समाज का कल्याण करना होता है, बस। ठीक है। तो लिखो, यहां आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं आर्थिक क्रिया। यहां आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण
आर्थिक क्रिया मतलब ये सारे फैसले, ठीक है, क्या बनाना है कैसे बनाना, सारा काम सरकार देखेगी। यहां आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण केंद्रीय अधिकारी, यहां आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण केंद्रीय अधिकारी या सरकार द्वारा होता है। केंद्रीय अधिकारी या सरकार द्वारा होता है। केंद्रीय अधिकारी या सरकार द्वारा होता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि किस चीज का बनाया जाए, कौन सी तकनीक को बनाया जाए और किसके लिए बनाया जाए, सारे फैसले कौन लेगी, सरकार। अब हम तुमसे पूछूं कि कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, मतलब कैसे उत्पादन किया जाए, तो बताओ सरकार है, तो सरकार कौन सी तकनीक पर ज्यादा ध्यान देगी, पूंजी प्रधान तकनीक पर या श्रम प्रधान तकनीक पर। तुम्हें मालूम है ना, श्रम प्रधान तकनीक में ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिलता है, रोजगार, और देश की एक सबसे बड़ी समस्या खत्म हो जाती है, बेरोजगारी। तो सरकार अगर फैसला ले रही है तो सरकार कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करना पसंद करेगी, श्रम प्रधान तकनीक, क्योंकि सरकार जानती है कि इस तकनीक से लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार। ठीक है, तो सरकार अपने अनुसार फैसले लेती है सारे, और किसके लिए उत्पादन करेगी, तुम्हें मालूम है देश के सबसे पिछड़े हुए लोग होते हैं निर्धन लोग, तो सरकार ज्यादातर उत्पादन किन लोगों के लिए करना पसंद करेगी, निर्धन वर्ग के लिए। सरकार का मतलब ये नहीं कि सरकार आके चीजों को बनाएंगे, बनाएंगे तो निजी फर्म ही, लेकिन किसके अंडर में, सरकार के अंडर में, गवर्नमेंट के। ठीक है, तो लिखो अर्थात इसी के अंदर, अर्थात क्या, कोमा, कैसे और किसके लिए, अर्थात क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन करना है, अर्थात क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, इसका निर्णय सरकार लेती है, इसका निर्णय सरकार लेती है। ठीक है, तो सारे फैसले सरकार के होते हैं, इसलिए ये वाली अर्थव्यवस्था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं होती। ठीक है, जो कारखाने के लोग या जो कंपनी ये काम कर रही है ना, कंपनी अपने अनुसार फैसला नहीं ले सकती, कंपनी को जो ऑर्डर गवर्नमेंट से मिलेगा वो उसी चीज को बनाएगी, जिस टेक्निक से ऑर्डर मिलेगा उसी टेक्निक से बनाएगी, जिनके लिए ऑर्डर मिलेगा उन्हीं के लिए उत्पादन करेगी। तो कंपनी का या बिजनेस का या कारखाने का इनसे कोई मतलब नहीं होता है, वो तो सिर्फ उत्पादन कर रही है, सिर्फ एक नौकर की तरह। तो लिख लो, यह एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं है, यह एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं है। इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य, उद्देश्य मैंने बता ही दिया है, ज्यादा से ज्यादा समाज का क्या होता रहे, कल्याण। ठीक है, इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना है, इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना है, सामाजिक कल्याण करना है। तो इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें नोट में लिखेंगे, क्योंकि केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुकी है। तो मैंने बताया था क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, सारे फैसले कौन लेती है, सरकार। तो एक दो उदाहरण लिखवा रहा हूं कैसे। तो लिखो नोट के अंदर ए पॉइंट लिखो, उसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाएगा, उसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाएगा। तो बताओ सरकार ये चीज थोड़ी ना देखेगी कि यार किसमें ज्यादा पैसा मिल रहा है, किसमें कम पैसा मिल रहा है ना। सरकार तो बस इस चीज को देखेगी कि किस चीज की कौन सी चीज ज्यादा उपयोगी है,
कौन सी चीज लोगों के जीवन के लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है, वो सिर्फ इस बात पर ध्यान देगी, चाहे वो चीज भले ही सस्ती हो या महंगी हो, वो केवल उन्हीं वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन करवाएगी जो समाज के लिए ज्यादा उपयोगी होती है, जो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होती है, ठीक है, जीवन जीने के लिए अच्छी और जरूरी होती है। तो लिखो, उसी वस्तु का सेवन का सॉरी उसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाएगा, उसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाएगा जो सरकार के अनुसार समाज के लिए, जो सरकार के अनुसार समाज के लिए सबसे अधिक उपयोगी होगी, सरकार के अनुसार समाज के लिए सबसे अधिक उपयोगी होगी। क्योंकि समाज में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है उस चीज को बनाओ जो सरकार के अनुसार समाज के लिए सबसे अधिक उपयोगी होगी। इस प्रकार समाज का सामाजिक कल्याण, इस प्रकार समाज का सामाजिक कल्याण हो पाएगा, समाज का सामाजिक कल्याण हो पाएगा, ठीक है। नोट के अंदर बस एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, कौन सी चीजों को बनाएगी जिसकी जरूरत ज्यादा है, और कैसे बनाएगी, उसी तकनीक से बनाएगी जिस तकनीक से समाज की समस्याओं का समाधान हो, जैसे कि श्रम प्रधान तकनीक। अगर सरकार श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करती है तो देश के अंदर क्या कम हो जाएगी, बेरोजगारी। श्रम प्रधान तकनीक में ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार, और लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों के अंदर जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी कम होगी, इसी तरह से देश की बेरोजगारी भी कम होगी। तो लिखो बी पॉइंट के अंदर, उसी तकनीक का उपयोग किया जाएगा, उसी तकनीक का उपयोग किया जाएगा जो समाज की समस्या को, उसी तकनीक का उपयोग किया जाएगा जो समाज की समस्या को कम करेगी, जो समाज की समस्या को कम करेगी। उसी तकनीक का उपयोग किया जाएगा जो समाज की समस्या को कम करेगी। लिख लो, जैसे कि बेरोजगारी, जैसे कि बेरोजगारी। तो बेरोजगारी को कंट्रोल करना है तो बढ़िया रहेगा कि हम कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करें, श्रम प्रधान तकनीक। अब मैं अगली अर्थव्यवस्था पढ़ा रहा हूं जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भारत में पाई जाती है, और सिर्फ भारत में ही नहीं, कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर यही अर्थव्यवस्था पाई जाती है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे फैसले लोग अपने अनुसार लें, सारे फैसले सरकार अपने अनुसार ले। मैं ये कह रहा हूं कुछ फैसले सरकार ले तो कुछ फैसले लोग अपने अनुसार ले, मिक्स हो, है ना, मिक्सचर होना चाहिए ना। जैसे कि रेलवे, रेलवे किसके अंडर में होती है, गवर्नमेंट के अंडर में, मतलब सरकार फैसले लेती है। बिजली, बिजली का महकमा कैसा होता है, सरकार फैसले लेती है। घरों में जो गैस आती है चूल्हा वगैरह के लिए, उसका फैसला कौन लेता है, सरकार लेती है। पेट्रोल के रेट वगैरह, इसका फैसला कौन लेती है, सरकार लेती है। अब कोई इंडस्ट्री है कपड़े बनाने की, ठीक है, कौन से कपड़े बनाने हैं वो खुद फैसला लेगी। एक दुकान, एक छोटा मोटा कारखाना है, जूतों का काम होता है, जूते बनाए जाते हैं, जूते किस तरह के बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, इसका फैसला कौन लेगी, वो खुद लेगी, ठीक है। तो एक देश के अंदर कुछ काम ऐसे होने चाहिए जब हम लोग खुद अपना फैसला ले, और कुछ काम ऐसे होने चाहिए जहां पर सरकार फैसला ले। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर दोनों मिलजुल कर फैसला लेते हैं, सरकार कुछ फैसले लेती है, निजी लोग कुछ फैसले लेते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था नाम से ही पता चल रहा है, इसमें इसकी भी खासियत होती है और इसकी भी खासियत होती है, ठीक है। जैसे कि कोई इंडस्ट्री है जो कपड़ा बनाने का काम करती है, तो किस तरह के कपड़े बनाने हैं, कितने रुपए में कपड़े बेचने हैं, वो सारे फैसले वो खुद लेगी, ठीक है।
तो अगली और आखिरी अर्थव्यवस्था लिखनी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। बोर्ड पे लिखा हुआ है, तुम लोग भी रजिस्टर पे लिखो मिश्रित अर्थव्यवस्था। लिखो मिश्रित अर्थव्यवस्था में नाम से ही पता चला है मिश्र। इसमें इन दोनों की खासियत होती है, बाजार अर्थव्यवस्था की भी खासियत होती है और केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की भी खासियत होती है। लिखो इस अर्थव्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था तथा इस अर्थव्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था तथा केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था तथा केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था दोनों के गुण शामिल होते हैं, दोनों के गुण शामिल होते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था तथा केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था दोनों के गुण शामिल होते हैं। मतलब ये इन दोनों का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। तो लिखो इसी बात पर, लिखो अर्थात ये अर्थव्यवस्था इन दोनों अर्थव्यवस्था का, अर्थात यह अर्थव्यवस्था इन दोनों अर्थव्यवस्था का मिश्रण होती है, अर्थात यह अर्थव्यवस्था इन दोनों अर्थव्यवस्था का मिश्रण, बोर्ड पे लिखा हुआ मिश्रण, इन दोनों अर्थव्यवस्था का मिश्रण होती है, दोनों अर्थव्यवस्था का मिश्रण होती है। यहां आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण, तो बताओ यहां पर जो आर्थिक क्रियाएं की जाती है इस अर्थव्यवस्था में, कुछ आर्थिक क्रियाओं में सरकार फैसला लेती है, कुछ आर्थिक क्रियाओं में लोग अपने अनुसार फैसला लेते हैं। तो लिखो यहां आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण, यहां आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण दोनों के द्वारा किया जाता है, आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण दोनों के द्वारा किया जाता है। बताओ जब इसके अंदर बाजार अर्थव्यवस्था भी है, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी है, तो दोनों उद्देश्य भी पूरे हो जाते हैं। हम ये कह सकते हैं ना कि ये अर्थव्यवस्था एक तरीके से कंप्लीट अर्थव्यवस्था है। तो ध्यान रखना ज्यादातर देशों में यही वाली अर्थव्यवस्था पाई जाती है, औरों को तो पता नहीं, भारत में तो यही पाई जाती है। तो इसका उद्देश्य लिखना है, अब नोट में लिखना उद्देश्य, नहीं तो ज्यादा बड़ा पॉइंट हो जाएगा। तो नोट में लिखो इस अर्थव्यवस्था में, इस अर्थव्यवस्था में, इस अर्थव्यवस्था में लाभ और सामाजिक कल्याण, इस अर्थव्यवस्था में लाभ और सामाजिक कल्याण, और सामाजिक कल्याण दोनों ही उद्देश्य पूरे हो जाते हैं, लाभ और सामाजिक कल्याण दोनों ही उद्देश्य पूरे हो जाते हैं, दोनों ही उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। तो मैं दोनों के एग्जाम्पल भी लिखवा देता हूं। नोट के अंदर सेकंड पॉइंट लिखो, लिखो भारत में कपड़े के उत्पादक, जैसे कि कोई कपड़ा बनाने की मिल वगैरह होगी, कपड़ा बनाने की फैक्ट्री होगी, कौन सा कपड़ा बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, सारे फैसले वो खुद लेगा। लेकिन रेलवे की बात करें तो रेलवे के अंदर तुम्हें मालूम है सरकार के कंट्रोल में होती है, रेलवे तो तुम्हें मालूम है सरकार के कंट्रोल में होती है।
तो तुमने देखा होगा इसका टिकट हाई भी होता है और लो भी होता है, ताकि निर्धन लोग भी इसका लाभ उठा सके और अमीर वर्ग भी इसका लाभ उठा सके, क्योंकि ये किसके अंडर में होता है, सरकार के। तो पहले नोट के अंदर सेकंड पॉइंट में लिखना है, भारत में कपड़े के उत्पादक, भारत में कपड़े के उत्पादक मतलब जितने भी कपड़े के उत्पादक हैं, उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, कपड़ा बनाने वाले लोग, भारत में कपड़े के उत्पादक अपना लाभ अधिकतम करने में स्वतंत्र होते हैं। मतलब वो अपना लाभ अधिकतम करेंगे ही करेंगे, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कपड़े के उत्पादक अपना लाभ अधिकतम करने में, अपना लाभ अधिकतम करने में स्वतंत्र होते हैं, लाभ अधिकतम करने में स्वतंत्र होते हैं। अब तीसरा पॉइंट लिखना, लास्ट पॉइंट लिखो, भारत में रेलवे, यहां पे लिखा हुआ है रेलवे, भारत में रेलवे सरकार के अधिकार में आती है, भारत में रेलवे सरकार के अधिकार में आती है। सरकार यातायात सेवाओं को, सरकार यातायात सेवाओं को इतनी कम कीमत पर उपलब्ध करवाती है, सरकार यातायात सेवाओं को इतनी कम कीमत पर उपलब्ध करवाती है, इतनी कम कीमत पर उपलब्ध करवाती है कि समाज का निर्धन वर्ग भी, इतनी कम कीमत पर उपलब्ध करवाती है कि समाज का निर्धन वर्ग भी इनका लाभ उठा सकते हैं, समाज का निर्धन वर्ग भी इनका लाभ उठा सकते हैं, समाज का निर्धन वर्ग भी इनका लाभ उठा सकते हैं। अब हम देखते हैं उत्पादन संभावना वक्र। तो तुम्हारा इस चैप्टर का अब एक नया हेडिंग चलेगा जिसका नाम है उत्पादन संभावना वक्र, और इसको उत्पादन संभावना सीमा भी कहा जाता है, मतलब दूसरा नाम है उत्पादन संभावना सीमा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तुम सोच रहे होंगे मैं इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें इंग्लिश में ही फॉर्म लिखवाऊंगा इसकी, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीसी या फिर पीपीएफ। मैं ज्यादातर कौन सा शब्द इस्तेमाल करूंगा? पीपीसी, ठीक है, और तुम्हें भी ध्यान रखना है। तो उत्पादन संभावना वक्र 3-3 वर्ड बोलने पड़ते हैं और इतने लंबे लंबे, ठीक है, तो शॉर्ट में बोलो पीपीसी।